वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। अपने लास्ट क्लास तक बात कर रहे थे सिंगल स्लिट विवर्तन की, जिसके अंतर्गत हमने जो भी फ्रिंजें प्राप्त होती थी यानी कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट के निर्माण को हमने समझा था। इसी कड़ी में आज अपने बात करने वाले हैं केंद्रीय उच्चिष्ट की, जिसके अंतर्गत अपने केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए रेखीय चौड़ाई और कोणीय चौड़ाई का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करने वाले हैं रेखीय चौड़ाई की कि रेखीय चौड़ाई क्या होती है, किस प्रकार फाइंड आउट होती है और रेखीय चौड़ाई का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो रेखीय चौड़ाई का मतलब क्या होगा उसको सबसे पहले अपने समझते हैं। जैसे अपने पास ये एक स्लिट है, इसके आगे यहाँ पे सपोज दैट एक पर्दा लगा हुआ है। ये हो गया अपने पास पर्दा, और ये यहाँ पे स्लिट हो गया एस। प्रकाश किरणें जो इस स्लिट एस पे आ रही थी कुछ इस प्रकार से, जो कि अनंत से आपतित हो रही थी। अब ये प्रकाश किरणें विभिन्न डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और यदि मैं केंद्र बिंदु की बात करूं तो इसका पर्दे का केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पे होगा, इसको मैंने ओ नाम दे दिया। तो अपने बात करने वाले हैं केंद्रीय उच्चिष्ट की। तो सबसे पहले अपने ये देखें केंद्रीय उच्चिष्ट होगा कौन सा। मान लो एक तरंग है वो इस दिशा में गई, विवर्तित हो गई, दूसरी तरंग इस प्रकार से चली गई। अब इन दोनों तरंगों को आप पर्दे पे प्राप्त करोगे, जिसके लिए आपको एक लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और वो लेंस है वो ये रहा उत्तल प्रकृति का, जो कि प्रकाश किरणों को अभिसरित करने का काम करेगा। और ये प्रकाश किरणें अभिसरित होने के पश्चात सपोज दैट कि इस पॉइंट पे मिलती हैं, तो ये जो प्रकाश किरणें वो तो इस प्रकार से चली जाएगी और ये इस प्रकार से आ जाएगी, और यहाँ पे दोनों प्रकाश किरणें मिलेंगी, यानी कि यहाँ पे अध्यारोपण होगा। तो इस पॉइंट पर एक फ्रिंज का निर्माण होगा, और इसको मैं पी नाम दे देता हूँ, इसको मैं पी डैश नाम देता हूँ, यानी कि पी डैश पे एक फ्रिंज बनेगी। अब पी डैश पे बनने वाली फ्रिंज मान लो ये प्रथम निम्निष्ट है। कौन सा निम्निष्ट है? प्रथम निम्निष्ट है। मतलब क्या हो गया कि यहाँ सेंटर पॉइंट पे बनता है केंद्रीय, और केंद्र हमेशा उच्चिष्ट में होता है, यानी कि केंद्रीय उच्चिष्ट का निर्माण होता है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट के पश्चात बनेगा निम्निष्ट, यानी कि प्रथम निम्निष्ट, फिर प्रथम उच्चिष्ट, फिर द्वितीय निम्निष्ट, फिर द्वितीय उच्चिष्ट, ऐसी कुछ परिघटना होती है। तो यहाँ पी पॉइंट के ऊपर बनेगा कौन? प्रथम निम्निष्ट। ये केंद्र के बिल्कुल पास की पहली फ्रिंज है। तो इसको मैं सेंटर पॉइंट यहाँ से यदि मिला दूँ तो ऐसी कुछ व्यवस्था बनेगी, और सामने इस पॉइंट को मैं यहाँ केंद्र बिंदु से मिला देता हूँ पी से, तो ऐसा कुछ सिस्टम तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो बच्चों बनता है थीटा, यानी कि एक प्रकाश किरण इस प्रकार से आ रही थी वो इस प्रकार से विवर्तित हो गई, और यहाँ पी डैश बिंदु पे जाके टकराई, यहाँ पे उसने फ्रिंज का निर्माण किया। तो यहाँ से ऊपर जो भी फ्रिंज बनेगी बच्चों वो बनेगा प्रथम निम्निष्ट। इसी प्रकार यदि नीचे की ओर अपने प्रथम निम्निष्ट की बात करें तो ये समांतर आने वाली तरंगें इस प्रकार आएंगी और यहाँ एक निश्चित पॉइंट पे आके मिल जाएंगी इसकी भांति, और जो लेंस है वो यहाँ पे इस प्रकार लगा होगा। तो ये प्रकाश किरणें लेंस पे टकराएंगी, लेंस इसको इकट्ठा करेगा और इस पॉइंट के ऊपर मिला देगा, और यहाँ से नीचे की ओर वो भी कौन सा निम्निष्ट बनेगा? प्रथम निम्निष्ट बनेगा। तो कहने का मतलब कि ऊपर पी डैश से ऊपर की ओर प्रथम निम्निष्ट है, और यहाँ इस पॉइंट Q मान लो इसको, Q से नीचे की ओर भी प्रथम निम्निष्ट है। तो बीच में क्या है? बीच में होगा केंद्रीय भाग, और केंद्रीय भाग हमेशा होता है उच्चिष्ट, यानी कि केंद्र बिंदु के दोनों ओर जहाँ दो निम्निष्ट बनते हैं, एक तो ऊपर की ओर निम्निष्ट बनता है और एक नीचे की ओर निम्निष्ट बनता है, इन दोनों निम्निष्टों के बीच में ही कौन होता है? केंद्रीय उच्चिष्ट होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पी डैश से लेकर के क्यू तक की जो भी रेखीय दूरी आती है वो केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई होगी, उसकी रेखीय मोटाई होगी। केंद्रीय उच्चिष्ट की परिभाषा क्या बन जाएगी? पर्दे के केंद्र बिंदु के दोनों ओर प्रथम निम्निष्टों के मध्य की रेखीय दूरी को ही केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई या रेखीय मोटाई कहते हैं। तो केंद्रीय उच्चिष्ट बनेगा कहाँ? पर्दे के दोनों ओर जो भी प्रथम निम्निष्ट बनते हैं उनके बीच में कौन बनता है? केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है। तो ये जो है भाग केंद्रीय उच्चिष्ट का है। तो आप यदि रेखीय दूरी ज्ञात करना चाहते हो तो रेखीय दूरी ज्ञात करने के लिए बच्चों आप करोगे क्या? आपको सिर्फ इतना करना है कि यहाँ जो सेंटर पॉइंट P है यहाँ से
आप ये डिस्टेंस काउंट कर लो कि भाई ये जो प्रथम निम्निष्ठ बना है वो केंद्र बिंदु से यानी कि पर्दे के मध्य बिंदु से कितनी दूरी पे बना है, उतनी ही गहराई नीचे की ओर प्राप्त होगी। कहने का मतलब ये y डिस्टेंस है तो नीचे भी प्रथम निम्निष्ठ है वो y डिस्टेंस पे ही बनेगा, तो ये कुल डिस्टेंस है वो y प्लस y यानी कि 2y हो जाएगी। तो जब भी आप रेखीय चौड़ाई ज्ञात करने की कोशिश करोगे तो आपको केंद्र बिंदु से और प्रथम निम्निष्ठ की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि प्रथम निम्निष्ठ केंद्र बिंदु से कितनी दूरी पे बनता है, जिसका फॉर्मूला अपने पास था। ये दूरी ज्ञात होते ही अपने इसको जस्ट डबल मल्टीप्लाई कर देंगे, दोगुना कर देंगे, तो केंद्रीय उच्चिष्ठ की रेखीय चौड़ाई निकल के आ जाएगी। ओके, चलो अब चलते हैं यहाँ पे प्रोसेस के लिए। तो मैंने क्या किया, P डैश और P के बीच की डिस्टेंस को मान लिया y। करना क्या है, y रेखीय दूरी हमें ज्ञात करनी है। ओके, ठीक है जी। चूंकि BC बराबर a थीटा, जैसा हम जानते हैं, और थीटा को यदि ढंग से लिखने की कोशिश करें तो यहाँ पे होता है बच्चों साइन थीटा। थीटा यदि अति अल्प हो, थीटा अति अल्प हो, यानी कि या यूं कह लो थीटा अति अल्प है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और थीटा अति अल्प है उस केस में आप इसको टेन थीटा रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी कि थीटा अति अल्प है साइन को आप थीटा लिख सकते हो, थीटा को आप टेन थीटा, यानी कि थीटा अति अल्प होने पर साइन कोस टेन कोसेक कोसेक है वो सारे के सारे थीटा में कन्वर्ट हो सकते हैं, या फिर थीटा है वो उनमें कन्वर्ट हो सकता है। तो बच्चों आप साइन थीटा के साथ में यहाँ पे टेन थीटा, साइन थीटा की बजाय आप टेन थीटा यूज कर सकते हो। तो इसीलिए ये वैल्यू कितनी बन जाती है, ये बन जाता है BC इज इक्वल A टेन थीटा। अब ये यहाँ पे BC क्या है, BC बच्चों यहाँ पे पथांतर है अध्यारोपित होने वाली तरंगों के मध्य। यहाँ पे बन रहा है प्रथम निम्निष्ठ, तो जब भी प्रथम निम्निष्ठ बनता है तो तरंगों के मध्य पथांतर होता कितना है। निम्निष्ठ के लिए बच्चों पथांतर डेल एक्स का मान होता है लैम्डा का पूर्ण गुणज, और प्रथम निम्निष्ठ की यदि आप बात करोगे तो एन के बजाय एक यूज़ कर लोगे तो बन जाएगा कितना लैम्डा, यानी कि BC का मान है वो कितना आएगा, लैम्डा आएगा, और ये हो जाएगा A टेन थीटा। यहाँ से मैं A को उठाता हूँ सामने भाग में लगा देता हूँ, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। टेन लाल बटा कक्का से क्या बन जाएगा, लाल बट्टा कक्का से टेन बन जाएगा लंब बटे आधार। थीटा एंगल यहाँ पे है तो अभिलंब ये हो गया y, जो कि हमें ज्ञात करना है। आधार हो जाएगा ये। मान लो कि सलीट से पर्दे के बीच की दूरी बच्चों कैपिटल D है, तो अभिलंब का मान तो हो जाएगा y, आधार का मान होगा d। तो टेन थीटा के स्थान पे आप क्या लिखोगे, टेन थीटा के स्थान पे लिखोगे लंब बटे आधार। लंब हो गया y, आधार हो गया कैपिटल D। ज्ञात क्या करना है हमें, y का मान ज्ञात करना है, तो लैम्डा कैपिटल D अपॉन में a, ये आ गया जी y का मान। यानी कि P से लेके P डैश तक की डिस्टेंस आप काउंट करोगे तो आ गया लैम्डा कैपिटल D अपॉन में a। ये तो अभी केंद्रीय उच्चिष्ठ की आधी दूरी निकल के आई है, उतनी ही गहराई पे और बनेगी ये केंद्रीय उच्चिष्ठ। तो केंद्रीय उच्चिष्ठ की कुल रेखीय चौड़ाई कितनी प्राप्त हो जाएगी, W मान लो, y का जस्ट दोगुना हो जाएगा y प्लस y, तो W इज इक्वल कितना बन जाएगा 2 इंटू वाई, और y का मान लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल a है। ये लो जी केंद्रीय उच्चिष्ठ की कुल रेखीय चौड़ाई या मोटाई निकल के आ चुकी है। अब इस केंद्रीय उच्चिष्ठ की जो भी रेखीय चौड़ाई या मोटाई निकल के आती है उसकी निर्भरता क्या होगी, यानी कि रेखीय चौड़ाई किन किन कारकों पे डिपेंड होती है। तो रेखीय चौड़ाई जो होता है वो लैम्डा पे डिपेंड होता है। मतलब क्या हुआ, लैम्डा के समानुपाती, सलीट और पर्दे के बीच की दूरी के भी समानुपाती, और a के व्युत्क्रमानुपाती। a क्या चीज़ है, a या सलीट की मोटाई है। ओके, लैम्डा पे किस प्रकार डिपेंड होगा, जैसे हमने डबल स्लिट में चेक किया था कि आपतित प्रकाश की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इस केंद्रीय उच्चिष्ठ की मोटाई या चेंज होती रहेगी। यानी कि आप लैम्डा यदि ज़्यादा यूज करते हो
लैम्डा का मान अधिक कर दिया जाए तो मोटाई भी ज़्यादा हो जाएगी। अब अधिक लैम्डा की यदि मैं बात करूं तो रेड प्रकाश किरण की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वोयलेट यानी कि बैंगनी की कम होती है। तो रेड प्रकाश किरण यदि इस स्लिट के ऊपर डाली जाती है, रेड प्रकाश का आपतन करवाया जाता है, तो जो केंद्रीय उच्चिष्ट है वो ज़्यादा मोटाई का प्राप्त होगा और बैंगनी प्रकाश डालने पर केंद्रीय उच्चिष्ट है वो कम मोटाई का हमें प्राप्त होगा। यानी कि वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जितनी ज़्यादा होगी, केंद्रीय उच्चिष्ट की मोटाई उतनी ही ज़्यादा हमें प्राप्त हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे कैपिटल डी है, स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी आ जाएगी। कैपिटल डी क्या होगा? स्लिट और पर्दे के बीच की डिस्टेंस हो जाएगा। इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी डब्लू का मान उतना ही ज़्यादा हमें प्राप्त होगा। और ए कि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, स्लिट को पतला रखोगे तो जो भी केंद्रीय उच्चिष्ट है उसकी मोटाई हमें ज़्यादा मिलेगी। यानी कि निर्भरता आप समीकरण 2 में जो भी ये वैल्यूज़ आपको दे रखी है उसके आधार पे आप उसकी निर्भरता को फाइंड आउट कर सकते हो। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई आप ध्यान रखोगे ये लैम्डा पे, कैपिटल डी पे और ए तीनों राशियों पे डिपेंड करती है। और यदि लैम्डा पे वो डिपेंड होता है तो अपवर्तनांक पे भी डिपेंड होता है। इस बात का आपको पता रखना है। कैसे? जैसा कि हमने डबल सीट में देखा था कि किसी माध्यम में इसको दोहराया जाए तो जो अपवर्तनांक बचता है, सॉरी जो वेवलेंथ बचती है वो लैम्डा बटे एन प्राप्त होती है। तो अपवर्तनांक एन है किसी माध्यम का और इस प्रक्रिया को आप एन अपवर्तनांक वाले माध्यम में दोहराते हो तो उस केस में जो भी डब्लू है वो लैम्डा बटे एन यानी कि व्युत्क्रमानुपाती रूप से हमें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा के स्थान में फिर लैम्डा बटे एन हमें प्राप्त होता है। तो ये तो अपने पास रेखीय चौड़ाई। अब अपने बात करने वाले हैं केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए कोणीय चौड़ाई का मान कितना होगा। तो आइए अब बात कर लेते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का मान कितना प्राप्त होगा। सबसे पहले अपने बात करेंगे कोणीय चौड़ाई एक्चुअल में होता क्या है। कोणीय चौड़ाई का मतलब ये हो गया कि जो भी केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है वो कितने डिग्री पे बनता है, कितना डिग्री कोण अंतरित करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे ये स्लिट है, इस प्रकार से यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, केंद्रीय उच्चिष्ट है वो इतनी चौड़ाई का बना, तो इसने कितने डिग्री कोण अंतरित किया, ये कंप्लीट जो एंगल निकल के आता है वो केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए कोणीय चौड़ाई होता है। तो इस कंप्लीट एंगल को आपको मेजर करना है कि ये कुल कोण कितने डिग्री बनेगा। इसको मेजर करने के लिए आप करोगे क्या, जैसे कि यहाँ पे जो स्लिट क्या बोलते हैं फ्रिंज बनेगी वो कौन सी बनेगी, यानी कि पी डैश पे कौन सी फ्रिंज होगी, यहाँ पे होगा प्रथम निम्निष्ठ, या नीचे इस पॉइंट पे भी कौन सा होगा, प्रथम निम्निष्ठ। तो एंगल इस दिशा में गया, थीटा एंगल बना। थीटा एंगल केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए आधे एंगल को ही मापता है, क्योंकि केंद्रीय उच्चिष्ट का आधा भाग नीचे की ओर भी बनेगा। तो एंगल है वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन होना चाहिए, इस प्रकार से आएगा। यानी कि ये कंप्लीट एंगल हमें ज्ञात करना है। और ये पूरा एंगल ज्ञात करने के लिए बच्चों करोगे क्या, आप थीटा ज्ञात कर लो। थीटा को आप जस्ट डबल मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि जितना थीटा ऊपर एंगल बनेगा उतना ही एंगल नीचे भी बनेगा। तो थीटा प्लस थीटा यानी कि 2 थीटा कर दोगे तो 2 थीटा है वो केंद्रीय उच्चिष्ट की कुल कोणीय चौड़ाई आएगा। क्यों? क्योंकि इससे ऊपर की वैल्यू थीटा थी, तो थीटा एंगल नीचे भी बनता है। ये कंप्लीट दोनों एंगल मिलके कोणीय चौड़ाई को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ हमें जब कोणीय चौड़ाई ज्ञात करनी है तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। और थीटा को जस्ट डबल मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुल कोणीय चौड़ाई आ जाएगी। अब ये थीटा क्या चीज़ है, थीटा को जब आप गौर से देखोगे तो थीटा वो एंगल है जितने पे प्रथम निम्निष्ठ बनता है। यानी कि प्रथम निम्निष्ठ के लिए एक प्रकार से कोणीय विस्थापन हो गया। क्या हो गया? कोणीय विस्थापन। किसके लिए? प्रथम निम्निष्ठ के लिए। थीटा वो एंगल है जितने पे प्रकाश किरण का यदि विवर्तन होता है, प्रकाश तरंगें अध्यारोपित होती हैं, तो प्रथम निम्निष्ठ का निर्माण होता है। तो प्रथम निम्निष्ठ के निर्माण के लिए आपने थीटा का मान ज्ञात किया था, और मान कितना ज्ञात किया था उसको जस्ट आप डबल मल्टीप्लाई कर दोगे तो बात कर रहे थे कि कितना मान हमें प्राप्त हुआ था। तो बच्चों यदि आपको याद हो, जब हमने प्रथम निम्निष्ठ के निर्माण की प्रक्रिया को समझा था तो हमने ऐसा कहा था कि चूंकि बी सी इज इक्वल ए थीटा, और थीटा का मान हमें मिला था BC अपॉन ए। BC यहाँ पे हो जाएगा पथांतर। प्रथम निम्निष्ठ के लिए बच्चों पथांतर का मान कितना होता है, nवें के लिए n लैम्डा होता है, तो प्रथम के लिए कितना बन जाएगा, लैम्डा बन जाएगा। तो BC के स्थान पे आप वैल्यू पुट कर दोगे लैम्डा अपॉन में a। ये थीटा का मान निकल के आया था, और थीटा यहाँ पे क्या है, प्रथम निम्निष्ठ के लिए कोणीय विस्थापन है, यानी कि ये थीटा निकल के आ चुका है। अब हमें इसको जस्ट डबल मल्टीप्लाई करना है। अतः केंद्रीय उच्चिष्ट की
कुल कोणीय चौड़ाई कितनी बन जाएगी? कुल कोणीय चौड़ाई का मान बच्चों कितना आ जाएगा? थीटा है, उसको जस्ट डबल मल्टीप्लाई कर दो, 2 थीटा बन जाएगा। तो कोणीय चौड़ाई का मान कितना निकल के आएगा? 2 लैम्डा अपॉन में a। ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो ये कोणीय चौड़ाई आ जाएगा। तो बच्चों जो हमने लास्ट क्लास अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि रेखीय चौड़ाई, तो बता सकते हो रेखीय चौड़ाई का मान कितना था? रेखीय चौड़ाई का मान इतना था 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन में a। ये तो था रेखीय चौड़ाई और ये है कोणीय चौड़ाई। तो ध्यान रखना कि जो कोणीय चौड़ाई होती है वो स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी पे डिपेंड नहीं होती। इस सूत्र में आपको कहीं भी d नज़र नहीं आएगा। लेकिन जो रेखीय चौड़ाई होती है वो डिपेंड होती है स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी पे। इसको अपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा गौर से देखना बात को। जैसे कि अपने पास ये एक स्लिट है, ओके, यहाँ पे हमने पर्दा रख दिया, तो यहाँ से इस प्रकार से ये एंगल बना थीटा, साथ में ये जो डिस्टेंस है वो बन गई W। इज दैट क्लियर? W बन चुका है। ठीक है जी। यदि मैं इस पर्दे को एक बार के लिए यहाँ स्टेबल कर देता हूँ तो बच्चों कोणीय चौड़ाई का मान क्या परिवर्तित होगा? नहीं। कोणीय चौड़ाई तो पहले जितनी थीटा एंगल बन रहा था, हालांकि पहले जो फ्रिंज थी केंद्रीय उच्चिष्ट जो था वो इतनी मोटाई का था, अब केंद्रीय उच्चिष्ट है वो इतनी रेखीय मोटाई का बचेगा, यानी कि रेखीय मोटाई है वो कम हो जाएगी। रेखीय मोटाई का सूत्र क्या था? 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d, यानी कि कैपिटल D को यदि आप कम कर देते हो, पहले इतनी डिस्टेंस थी अब ये कम कर दिया, तो W का मान है वो कम हो जाएगा। और बिल्कुल आप देख सकते हो कि कैपिटल D को हमने कम कर दिया तो ये जो W का मान है वो भी कम हो चुका है। लेकिन पहले जो फ्रिंज इतनी बड़ी बन रही थी अब इतनी बड़ी फ्रिंज बन रही है, तो इस फ्रिंज के लिए यानी कि इस केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए जितना थीटा का मान था उतना ही थीटा का मान अब भी बना हुआ है, एंगल उतना ही है। कोणीय चौड़ाई पे कोई परिवर्तन नहीं आया है, रेखीय चौड़ाई में जरूर कमी आई है। तो कहने का मतलब कि कोणीय चौड़ाई होती है वो कैपिटल D पे डिपेंड नहीं करती है, जबकि रेखीय चौड़ाई कैपिटल D पे डिपेंड करे। तो आप इस चीज़ को भी अच्छे से ध्यान में रखोगे। तो ये था अपने पास केंद्रीय स्लिट विवर्तन एकल स्लिट विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए रेखीय और कोणीय चौड़ाई के मान। ओके, अब अपने यहाँ पे थोड़ा सा एकल स्लिट विवर्तन को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। उसमें ऊर्जा वितरण आरेख क्या होता है, कैसे बनता है। जैसा कि हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जो भी ऊर्जा वितरण आरेख बनता है वो कुछ इस प्रकार का था। ऊर्जा वितरण आरेख यानी कि जो ऊर्जा यानी कि तीव्रता थी वो 0 और 4i के मध्य लगातार चेंज हो रही थी। यहाँ पे 4i था, यहाँ पे अपने कलांतर फाई के पदों में मान लिख रहे थे और यहाँ पे 0 वैल्यू था। तो ऊर्जा वितरण आरेख डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कुछ इस प्रकार का था। लेकिन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जो भी फ्रिंजें बनती हैं, केंद्रीय फ्रिंज सबसे ज़्यादा चमकीली होती है। किसमें? एकल स्लिट विवर्तन में। जब आप एकल स्लिट विवर्तन के पैटर्न को देखोगे तो उस केस में हमें ये देखने को मिलता है कि जो केंद्र वाला भाग होता है वो सबसे ज़्यादा चमकीला होता है। उसके बाद जैसे जैसे फ्रिंजें और बनती जाती है उसकी तीव्रता कम होने लगती है, इनकी वो धीरे धीरे धुंधली होने लगती है और एक निश्चित ऊंचाई पे जा कर के और वो फ्रिंजें दिखना बंद हो जाती है, वो अदृश्य हो जाती है। यानी कि लगातार पर्दे के केंद्र बिंदु से दूरी बढ़ने पर, या यूं समझ लो जैसे जैसे हम केंद्रीय उच्चिष्ट से लगातार दूरी बढ़ाते चलते हैं तो तीव्रता के मान में लगातार कमी आती है। तो चाहे वो तीव्रता आप ऊपर की ओर काउंट करो चाहे वो नीचे की ओर काउंट करो, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर तीव्रता लगातार कम होती जाएंगी जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाएगी। तो बच्चों एकल स्लिट विवर्तन में जो ऊर्जा वितरण आरेख बनेगा, यहाँ पे मैं कलांतर के पदों में लूँगा, यहाँ पे मैं तीव्रता आई लूँगा, तो आपको कैसा देखने को मिलेगा? आपको सिस्टम कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि आप केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट O के, चाहे आप इस साइड में चलो चाहे आप इस साइड में चलो, केंद्र वाले के पास तीव्रता मैक्सिमम होगी, उसके पश्चात तीव्रता लगातार कम होती जाएगी। इस प्रकार से हमें इसका प्रतिरूप देखने को मिलेगा। ऐसा इसके अंदर सिस्टम होगा, यानी कि एक प्रकार से मंदिर नुमा संरचनाएं यहाँ पे बनती जाएंगी। तो ये सिंगल स्लिट विवर्तन के अंदर
ऊर्जा वितरण आरेख होगा और ये डबल स्लिट विवर्तन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर ये ऊर्जा वितरण आरेख होगा। तो ये तो हो जाएगा द्विछिद्र प्रयोग में यानी कि डबल स्लिट के अंदर, और ये हो जाएगा सिंगल स्लिट के अंदर। तो ऊर्जा वितरण आरेख को भी आप अलग अलग से याद रखोगे, एकल स्लिट का ये बनाना होगा और डबल स्लिट का ये बनाना होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।